गुड आफ्टरनून, वेलकम टू पेव कॉमर्स क्लासेस। आज हम बिजनेस स्टडीज़ के सीक्वल में नेक्स्ट वीडियो करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के फर्स्ट 3 प्रिंसिपल्स गिवन बाय फ्योल। इन ऑल फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। उनमें से फर्स्ट फ्यू प्रिंसिपल्स, मे बी 3 to 4 प्रिंसिपल्स विल ट्राई टू डू टुडे। मेरा ऑब्जेक्टिव होगा अराउंड 3 वीडियोस में हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। इस प्रिंसिपल में फ्योल ने एम्फेसिस दिया है वर्क को। लास्ट वीडियो में एक बार मैंने बोला था कि फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल्स में बेसिक एक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है? फ्योल ने जितने भी प्रिंसिपल्स दिए, ऑल द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ अ मैनेजरियल लेवल, मैनेजर्स के लिए दिए हैं उसने। और टेलर के मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स बोले या प्रिंसिपल्स बोले, वो उसने बेसिकली लोअर लेवल के लिए दिया है, वर्कर्स और सुपरवाइजरी लेवल के लिए दिया है। फर्स्ट प्रिंसिपल फ्योल का है डिवीजन ऑफ वर्क। इस पे एम्फेसिस है वर्क का। व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क? हर एक प्रिंसिपल एक अजम्पशन पे चलता है और हर एक प्रिंसिपल का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। जब हम फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल किया था उस टाइम पे मैंने कहा था प्रिंसिपल क्या है, उसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए। अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट। हर एक प्रिंसिपल में ये 3 चीज होगी: assumption of that principle, cause of that principle, effect of that principle. As a student हमें क्या समझना है मालूम है? हमें प्रिंसिपल के बारे में समझना है। यदि उस प्रिंसिपल को ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करती है तो उसका फायदा क्या है, यदि उस प्रिंसिपल को वायलेट करती है तो उसका ड्रॉबैक क्या है। तो इन 3 चीजें, इन 3 टॉपिक पर ही क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल? यदि उस प्रिंसिपल को हमने यूज किया ऑर्गेनाइजेशन में तो एडवांटेज क्या है, उस प्रिंसिपल को वायलेट किया तो हमारा ड्रॉबैक क्या है। तो हर एक प्रिंसिपल में हम ये 3 चीज समझेंगे और उसके अलावा मैं अपनी तरफ से सप्लीमेंट करूंगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है। बेसिकली देखा जाए ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से ही हमारा सभी प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स, यदि हम इंप्लीमेंट करेंगे तो फायदा क्या है, यदि हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका ड्रॉबैक क्या है, उससे निकलता है। असम्पशन क्या है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का? ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होते हैं वो एक अकेला इंडिविजुअल नहीं कर सकता। सिंपल सा असम्पशन। फ्योल हैज assumed that every single activity performed in an organization cannot be performed by an individual. Obviously नहीं कर सकते। एक घर है, उस घर में क्या, यदि आप, आपके फादर, आपके मदर, आपके सिस्टर या भाई जो भी है, 4 या 5 लोग एक घर में रहते हैं, क्या हर एक काम एक अकेला इंडिविजुअल कर सकता है? नहीं कर सकता। मे बी योर फादर इज वर्किंग, ही इज अर्निंग, मे बी योर मदर इज लुकिंग आफ्टर द किचन, हाँ या ना? और जब भी उनको जरूरत होती है वो तुम लोगों से कोई भी काम करवा लेते हैं। यही बेसिकली क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क है। हर एक काम एक ऑर्गेनाइजेशन में, एवरी सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल। इस असम्पशन के ऊपर एक प्रिंसिपल है। क्या क्या बोलता है हम पॉइंट वाइज समझेंगे। एवरी इंडिविजुअल कैनॉट, एवरी वर्क कैनॉट बी परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल फर्स्ट। तो फ्योल क्या कहते हैं? क्योंकि एवरी वर्क कैनॉट बी परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल, इट ऑट टू बी शेयर्ड। शेयरिंग कैसे हो सकती है? डिवाइड करो। डिवीजन किस चीज का? वर्क का। क्यों? क्योंकि हर एक काम एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता। हर एक काम एक अकेला इंडिविजुअल नहीं कर सकता। तो क्या करना है? डिवाइड करो, ब्रेक करो। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम है उनको टुकड़े टुकड़े कर लो। उनको टुकड़े टुकड़े मींस पीसेस में कर लो। हर एक काम एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता, विच लीड्स टू हर एक काम को टुकड़े टुकड़े कर लो। और टुकड़े टुकड़े करके क्या करना है? वेरियस वर्कर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में, उनको असाइन कर दो। हर एक काम एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता। इसके कारण क्या है? जॉब्स को डिवाइड कर दो। डिवाइड करके क्या कर दो? पॉइंट नंबर 3, असाइन टू वेरियस इंडिविजुअल्स कॉल्ड एम्प्लॉयज ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन।
उनको असाइन करने के बाद करते रहने दो, रिपीटेडली उन लोगों को वही काम बार 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 करते रहने दो। आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, एनी टीचर जिससे भी आप पढ़ते हो, जब वो क्लास के अंदर एंटर करते हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डोंट ब्रिंग द बुक। यदि बुक लेके भी आते तो वो देखते नहीं है। क्यों? पिछले 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में रिपीटेडली उसी टॉपिक को, उसी चैप्टर को वो बार 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 पढ़ाते रहते हैं। वही फ्योल बोलते हैं। वो कहते हैं असाइन करो, असाइन करने के बाद उनको रिपीटेडली उस काम को करते रहने दो। करते रहने पर क्या क्या? नेक्स्ट पॉइंट, दे बिकम एक्सपर्ट। रिपीटेडली उस काम को तुम करते रहते हो, यू बिकम एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर जॉब। जब एक्सपर्ट काम करता है, वो क्या करता है मालूम है? 2 चीज कर लेता है। चैप्टर नंबर 1 में हमने मैनेजमेंट के फीचर में, मीनिंग में क्या था? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करता है। वर्क को डिवाइड करो, डिवाइड करके असाइन करो, असाइन करके रिपीटेडली एम्प्लॉयज को काम करते रहने दो। जब वो काम करते रहेंगे, रिपीटेडली काम करते रहेंगे, वो एक्सपर्ट बन जाएंगे। जब एक्सपर्ट काम करता है तो वो क्या करता है? कैसे करता है काम? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करता है। जब वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करता है, दोनों चीज अच्छी हो जाती है। टाइमली बेसिस पे और इकोनॉमिकली वो काम करता है। हम क्विकली इसको रिकैप करते हैं प्रिंसिपल को। डिवीजन ऑफ वर्क, पॉइंट नंबर 1, डिवाइड द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट, डिवाइड द वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, असाइन इट टू वेरियस इंडिविजुअल्स कॉल्ड एम्प्लॉइज। असाइन करो ऑल द वर्क टू वेरियस एम्प्लॉइज, लेट देम परफॉर्म द जॉब रिपीटेडली। When they repeatedly perform the job, they become expert. They become efficient. When they become expert, they perform the job in the most efficient and effective manner. जिसके कारण क्या होता है? इकोनॉमिकली काम होता है और टाइमली काम खत्म होता है, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। I'm sure the principle is quite easy and the principle can be easily understood. Divide the job, assign the job, ask them to repeatedly perform the job. They become expert. When they become expert, they perform the job in the most efficient manner. Efficiency lead to effectiveness and efficiency, which ultimately किसको lead करता है? Obviously, effectiveness और efficiency दोनों चीजों को अचीव करता है। टाइमली बेसिस पे ऑब्जेक्टिव अचीव होता है और a cost effective manner अचीव होता है, जिसके कारण obviously organizational objectives can be achieved. पॉजिटिव क्या है? हमें दोनों चीज समझना है। इसी इंप्लीमेंट करती है तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा क्या है, इसको इंप्लीमेंट नहीं करती तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या नुकसान है। फायदा नंबर 1 इफेक्टिवनेस, पॉइंट नंबर 2 एफिशिएंसी, पॉइंट नंबर 3 इकोनॉमिकल मैनर में काम करता है, एक्सपर्ट काम करता है, पॉइंट नंबर 4 यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स। ड्रॉबैक क्या है? इन केस इट इज नॉट इंप्लीमेंटेड, ऑर्गेनाइजेशन में नेवर अचीव इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। Employees of the organization may never become expert. तो क्या होगा? ओवरबर्डन हो जाएगा। यदि किसी एम्प्लॉय को तुमने बहुत ज्यादा काम दिया, वो ओवरबर्डन हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली यदि ओवरबर्डन एम्प्लॉय मे नॉट परफॉर्म द जॉब इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर, वो कभी कभी क्या कर सकता है? He might quit the organization and move out. That's all for point number 1, division of work. Point that is principle number 2, authority and responsibility. हम पहले 2 वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे। अथॉरिटी मीन्स द राइट, द पावर, द राइट, द पावर। राइट किस चीज का? राइट टू मेक यूज ऑफ कंपनीज रिसोर्सेस, राइट टू एंटर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। तुम जिस भी स्कूल में तुम पढ़ते हो, व्हेन यू वियर द यूनिफॉर्म and when you enter into the school of your school, you are not being restricted by any guard. तुम जब स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के अंदर जाते हो, कोई भी गार्ड, जो भी आपके स्कूल के गार्ड हैं, वो आपको गेट पे नहीं रोकते। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट जो स्कूल के यूनिफॉर्म में नहीं है, जब वो अंदर जाता है तो उसे रोक लिया जाता है। सिंपल, योर uniform which you are wearing gives you the authority to enter. That's called authority, right to enter the school. So authority का simple meaning क्या है? Right, the power. You have the power to enter the school. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनके पास कुछ अथॉरिटी होती है।
टॉप लेवल में कुछ अथॉरिटी होती है, मिडिल लेवल में कुछ अथॉरिटी, लोअर लेवल में अथॉरिटी, इनफैक्ट देखा जाए तो वर्कर्स लेवल में भी अथॉरिटी होती है। सेकंड क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑब्लिगेशन। अथॉरिटी जहां जहां होगी वहां वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत बहुत जरूरी है। यही प्रिंसिपल बोलता भी है। पहले हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा ढंग से समझते हैं। अथॉरिटी मीन्स द राइट, द पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द एक्टिविटी, किसी काम को करना। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। तुम्हारी मीन्स डेजिग्नेशन की। अथॉरिटी मीन्स द राइट, responsibility means the obligation to perform the activity, obligation to complete the job in the desired manner। जिस तरीके से उसके ऑफिस से बोला उस तरीके से उसे काम को करना पड़ेगा। Authority means to make use of company's resources। अच्छा, तो ये प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? हमने अथॉरिटी का मीनिंग समझा, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग समझा। देन व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल क्या है? फ्लोर बोलते हैं there must be a parity। Parity means बैलेंस होना चाहिए। There must be a balance between authority and responsibility। इसका मतलब क्या है? जितनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, किसको? एम्प्लॉइज को। जितनी तुम एम्प्लॉइज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, जितना उसे ऑब्लिगेशन दे रहे हो, जितना काम उसे दे रहे हो, उसके बराबर की अथॉरिटी मिलनी चाहिए। पहले ढंग से समझना, बड़ा आसान सा प्रिंसिपल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन, obligation to perform the activity, obligation to complete the activity on time। authority means the right। principle क्या करता है? there must be a parity, there must be a balance। दोनों के बराबर एक तालमेल होना चाहिए। balance means तालमेल होना चाहिए। responsibility पहले डिसाइड करो उसे काम कितना करना है, उसके बराबर की अथॉरिटी दो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। वो बैलेंस है। तुमने जितना काम दिया उसके बराबर की अथॉरिटी दो। इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। बिजनेस के एग्जांपल में हम बाद में आते हैं। तुम्हारी मदर तुमसे कोई सामान खरीदने के लिए बोलती है और मान के चलो वो मार्केट में 80-90 रुपए का सामान है। तुम्हारी मम्मी को भी पता है कि वो 80-90 रुपए का सामान है, तुम्हें भी पता है। तो वो ज्यादा क्या देगी? मान में 100 रुपए, यदि 100 रुपए का नोट नहीं है तो शायद 200 रुपए पकड़ा देगी। क्या वो 2000 रुपए का नोट पे पकड़ाएगी? शायद नहीं होगा। तो हम केवल एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो 200,000 रुपए का नोट शायद इसलिए नहीं देगी, तुम 80 रुपए की चीज खरीद कर अपने लिए कुछ सामान खरीद लो। याद रखना, इस एग्जाम्पल को हम आगे यूज करने वाले हैं। ऐसा ही ऐसे ही एक एग्जाम्पल पर एक क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, हॉट क्वेश्चन। फिर से रिपीट करता हूं। एक एम्प्लॉय को जितना तुम काम दे रहे हो उसके बराबर की अथॉरिटी दो। इन्हीं तुम अथॉरिटी ज्यादा दे देते हो, दैट इज मोर अथॉरिटी एंड लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोर अथॉरिटी, तुम्हारे पास एनॉर्मस पावर है, जबरदस्त ताकत है तुम्हारे पास, जबरदस्त पावर, जबरदस्त राइट है, लेकिन उससे जब तुम काम करने के लिए दिया गया है ना, काम बहुत कम करना है, लेकिन उसके हिसाब से अथॉरिटी तुम्हारे पास एनॉर्मस है। क्या होगा मालूम है? मिस यूज ऑफ अथॉरिटी होगा। ये इसका ड्रॉबैक है। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी होगा। When you have more authority and less responsibility, there is a definite possibility that the authority will be misused। कुछ सोच करके देखो, जिसके पास अथॉरिटी ज्यादा होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बराबर की नहीं होती, वो डेफिनेटली चांस है अपनी अथॉरिटी को, अपने पावर को मिसयूज करे। और इसका उल्टा क्या होगा? एनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम बहुत ज्यादा दे दिया, लेकिन तुम्हें अथॉरिटी उसके बराबर नहीं दी। काम तुम खूब करोगे, जाओ, तुम्हारी मदर बोलती है जाओ तुम 2000 रुपए का सामान खरीद के लेके आओ, लेकिन मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगी। क्या वो सामान को तुम खरीद के लेके आ पाओगे? नहीं। एनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम तुम्हें बहुत ज्यादा दिया, लेकिन उसके बराबर का तुम्हारे पास राइट नहीं है, मीनिंगलेस है। ध्यान से सुनना इस सेंटेंस को। मोर अथॉरिटी लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेंजरस। व्हाई? बिकॉज इट कैन बी मिसयूज्ड। याद रखना, मैं कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम्हें बताता जा रहा हूं, अलग से इस टॉपिक पे हम नहीं करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। यदि इस प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट नहीं किया, इस प्रिंसिपल को हमने गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया, क्या होगा? मोर अथॉरिटी एंड लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर अथॉरिटी एंड लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेंजरस। व्हाई इट इज डेंजरस? बिकॉज इट कैन बी मिसयूज्ड। अथॉरिटी कैन बी मिसयूज्ड।
उल्टा क्या है? मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेस अथॉरिटी। तुम्हें 200 यूनिट बनाने, इस सेंटेंस के ऊपर क्वेश्चन आया है, याद रखना। एक वर्कर को एक ऑफिसर बोलता है तुम्हें 200 यूनिट बनाने हैं पर डे। वर्कर कहता ठीक है मैं बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मशीन को टच नहीं करेगा। अरे कहां से बना लेगा? मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेस अथॉरिटी इज मीनिंगलेस। वो काम कर ही नहीं सकता। गलती किसकी है? ऑब्वियसली इस प्रिंसिपल को वायलेट किया गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इन प्रिंसिपल पे, याद रखना कि वो सुपरवाइजर ने काम दिया लेकिन उसने ये काम ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, बताओ क्या हुआ? ऑब्वियसली इस प्रिंसिपल की अवहेलना हुई है, इस प्रिंसिपल को ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में। क्विकली टू रिकैप, अथॉरिटी मींस द पावर, द राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस obligation to perform the activity. There must be a parity, there must be a balance between authority and responsibility. More authority and less responsibility is dangerous because it can be misused. More responsibility and less authority is meaningless because a person cannot perform the activity. We move on to third principle. Principle of discipline. What is principle of discipline? Obedience to authority is called discipline. Obedience to authority is called discipline. Principle बोलती है, principle क्या है? Authority. Obedience to authority means उसका हर एक कहना मानने को obedience बोला जाता है। Principal ने कहा आप यूनिफॉर्म में आओगे, यदि आपने मान लिया आप डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हो। यही है ना, कितना आसान मीनिंग है। There is nothing new here. Most of the principles which you are going to do, तुम्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसे आता है, उसे एक सिस्टमैटिक वे में हमें समझना है, that's all. सबसे पहले डिसिप्लिन में हम क्या समझेंगे? ओबीडियंस टू अथॉरिटी। एंड व्हाट इज ओबीडियंस टू अथॉरिटी? अरे अथॉरिटी मींस जो भी पावर, जो भी हमारे ऊपर है, उसने जो भी हमसे कहा हमने उसका कहना मान लिया तो हमारा डिसिप्लिन है। अच्छा सोच के देखो, क्या तुम में से जो भी देख रहा है हमेशा यूनिफॉर्म में जाते? कभी कभी शायद नहीं, what the reasons might be। और चलो तुम में से बहुत लोग यूनिफॉर्म में जाते हो, सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचना है, क्या 365 दिन में कोरोना के कारण और भी कम हो जाएगा दिन? ऑन एन एवरेज 225 डेज स्कूल जाते हैं स्टूडेंट्स। क्या 225 डेज तुम हमेशा स्कूल गए हो? शायद नहीं, फुल अटेंडेंस बहुत ही कम लोगों का होता है। प्रिंसिपल ने जो भी तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया, तुमने क्या हमेशा उसका फुलफिल किया है? विच वाज स्कूल यू आर इन? शायद नहीं। दैट मीन्स हमने पूरी तरीके से ओबीडियंस नहीं किया। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? ओबीडियंस टू अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है जो भी हमारा ऑफिसर है उसके सभी चीजों को हमने यदि माना है, दैट इज एन ओबीडियंस, दैट इज अ डिसिप्लिन। सो व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज नथिंग बट ओबीडियंस टू अथॉरिटी। यदि उसने जो भी कहा उसे हमने माना। अच्छा चलो तुम यदि फुलफिल करते भी तो देयर माइट बी मेनी स्टूडेंट्स हु माइट नॉट बी फुलफिलिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द प्रिंसिपल और बाय द टीचर। तो क्या होता है स्कूल में? पनिशमेंट। डिसिप्लिन मींस ओबीडियंस टू अथॉरिटी। यदि ओबीडियंस कैसे होगा मालूम है? प्रिंसिपल ने कहा तुम्हें ये करना है, हमें मान लो दिल से अच्छा नहीं लग रहा, हम टक इन, सब कहते हैं ना टक इन करो, टक इन नहीं करता है बच्चे, बाहर शर्ट को घुमा के घूमते हैं ना, फिर प्रिंसिपल को देख के इमीडिएटली टक इन करते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि उन्हें मालूम है पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी क्या है? पनिशमेंट। क्या क्या हमने समझा? डिसिप्लिन मींस ओबीडियंस टू अथॉरिटी। ओबीडियंस टू अथॉरिटी का मतलब क्या है? जो भी अथॉरिटी कहता है, जो भी सुपीरियर कहता है उसे मानना। अच्छा वो मनवाता कैसे है मालूम है? पेनल्टी, पनिशमेंट। तुम्हें बोल दिया गया तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, स्कूल से निकलकर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑफिसर क्या बोलता है? तुम्हें इतना यूनिट बनाना पड़ेगा, नहीं बनाया तो तुम्हारी सैलरी कटेगी, तुम्हें डेली ऑफिस आना पड़ेगा, यदि नहीं आए तो तुम्हारा उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी नहीं मिलना इज अ पेनल्टी। अच्छा क्या केवल पेनल्टी करते हैं? नहीं, स्कूल कभी कभी क्या कहता है मालूम है? जो भी बच्चा 100% अटेंडेंस लेके आएगा उसे हम मेरिट सर्टिफिकेट देंगे। व्हाट इज दैट? मोटिवेशन। हम प्लस पॉजिटिव मोटिवेशन भी होता है। पेनल्टी इज नेगेटिव मोटिवेशन। एनकरेजमेंट, मोटिवेशन, एप्रिसिएशन। तो ओबीडियंस टू अथॉरिटी दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट, हमने डिसिप्लिन करने के लिए, हमने डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए दो चीज का कंपनी में होना, ऑर्गेनाइजेशन में होना जरूरी है। फर्स्ट, पेनल्टी। यदि तुमने अथॉरिटी को माना नहीं, यू विल बी फाइंड, यू विल बी सस्पेंडेड, यू विल बी लूजिंग योर सैलरी, पेनल्टी। दूसरा क्या है?
हमने उसको इंकरेज किया, मोटिवेट किया, पॉजिटिव मोटिवेशन किया। अरे जिसने 2000 यूनिट से ज्यादा पर मंथ बनाया उसे हम एक्स्ट्रा 1000 रुपया देंगे। इन दो के कारण क्या होता है? डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड। डिसिप्लिन मींस अधेरेंस टू अथॉरिटी, मेंटेनिंग द अथॉरिटी। यदि डिसिप्लिन, अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट पाते हैं। यदि डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, सबसे अच्छा क्या है? देयर विल नॉट बी एनी chaos इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्मूथ फंक्शनिंग होगा ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव होगा। देयर वोंट बी एनी chaos, दो एम्प्लॉयज के बीच में अननेसेसरी स्ट्रगल्स नहीं होंगे। यदि इंप्लीमेंट ढंग से नहीं हुआ, इसका जस्ट ऑपोजिट, देयर विल बी अ टोटल chaos इन द ऑर्गेनाइजेशन। कौन किस का कहना मान रहा है किसी को पता ही नहीं है, टोटल फिश मार्केट बन जाएगा। तो क्या होगा उससे? ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ेगा। परफॉर्मेंस फर्क पड़ने के कारण क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी अचीव्ड। So we have done first three principles of management in this video. The subsequent video we will be doing around 4 to 5 principles, and in the last video we will be completing this topic. Thank you.